हेलो गाइस, आपका सभी का स्वागत है मेरे चैनल शानल एरिना पे। और आज हमारा टॉपिक जो होगा वो आंसर राइटिंग स्किल के ऊपर होगा। आंसर राइटिंग स्किल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। आपको सिविल सर्विसेज में, आपको लिटरेचर वर्क में, आपको स्कूल कॉलेजेस में बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो आज की क्लास जो होगी हमारी स्कूल कॉलेज और सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट के लिए, और बहुत सारे लोग जो लिटरेचर वर्क में अपना काम करना चाहते हैं उन सभी के लिए क्लास डेडिकेटेड है। और इस पूरी वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि अंत में हमने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन राइटिंग स्किल के ऊपर दी रखी है ताकि वो मिस ना हो जाए। तो आप इस वीडियो में बने रहें और उस जो टॉपिक्स या जो हेडिंग्स मैं बताऊं उसको आप नोट करते चलें, जिससे आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स में बहुत ही इंप्रूवमेंट आएगा और उसको एप्लीकेबल करके आप एक अच्छे मार्क्स और एक अच्छे आंसर राइटिंग स्किल को एक हासिल कर सकते हैं। तो चलिए अब अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, आंसर राइटिंग के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है, हमारी आंसर राइटिंग का पहला मतलब ही होता है कि आंसर हमारा खूबसूरत दिखना चाहिए। तो अपने आंसर को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ तरीके हैं जिसको हमें फॉलो करना चाहिए, ताकि पहले हमें सुंदर दिखाना है अपनी राइटिंग को, उसके बाद हम अपने कंटेंट पे आएंगे। तो पहले हम अपनी आंसर राइटिंग की जो हमारी फॉर्मेटिंग होती है, जो हमारी खूबसूरती बढ़ती है जिससे, उस पर बात करेंगे। तो पहला चीज़ है कि हमें 2 डिफरेंट कलर के पेन का इस्तेमाल करना है, ब्लू और ब्लैक। ये ध्यान रखना है कि दोनों जो पेन होंगे हमारे वो सेम होने चाहिए। यानी अगर हम जेल पेन यूज़ कर रहे हैं तो दोनों जेल पेन हो, और या अगर बॉल है तो बॉल पेन हो। हमें मिक्स नहीं करना है कि एक जेल होगा और एक बॉल होगा, या एक बॉल होगा एक जेल होगा। ये बिल्कुल वैसा हो जाएगा कि जैसे आपने ऊपर बेहतरीन शर्ट पहनी हुई है और नीचे लोअर पहन लिया आपने, तो पूरा जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन आपने ख़राब कर लिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें 2 पेन का इस्तेमाल करना है, डिफरेंट कलर होने चाहिए, एक हेडिंग के लिए और एक हमारी आंसर राइटिंग के लिए। ये पहली टेक्निक है हमारी। दूसरे पे अगर हम बात करेंगे तो हमें ये ध्यान देना है कि हमें ओवर राइटिंग नहीं करनी है। हमें ओवर राइटिंग से बचना है और कटिंग से बचना है। अगर हम ओवर राइटिंग और कटिंग करेंगे तो हमारी जो आंसर राइटिंग की जो विजुअल होगी, यानी जो खूबसूरती होगी, वो ख़राब हो जाएगी। और ख़राब हो जाने के बाद कोई भी उसको पढ़ना नहीं चाहेगा, चाहे कितना भी अच्छा कंटेंट हो। तो पहले ये कहना चाहिए कि हमारी जो सुंदरता है लिखावट की, वो बेहतरीन होनी चाहिए। फिर हम अगर बात करें तो हमें एक चीज़ का हमें बहुत ख़ास ध्यान रखना चाहिए, जो कि एक मिस्टेक हो जाती है लोगों से। वो ये कि लोग जो राइटिंग लिखते हैं वो कभी कभी उनको तो समझ में आ जाती है बहुत अच्छे से, पर जो सामने वाला है जिसको उसको पढ़ के मार्क्स देने हैं, नंबर्स देने हैं, उसके समझ में नहीं आ रही। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी डॉक्टर की राइटिंग को देखा होगा तो डॉक्टर की राइटिंग को आप देखिए, डॉक्टर की बहुत ही कर्सिव राइटिंग होती है, और वो राइटिंग कभी कभी दूसरा इंसान नहीं पढ़ पाता, जिसकी वजह से उसको लिखी हुई चीज़ पता नहीं, समझ में नहीं आती है कि वो उस पर क्या लिखा हुआ है। देखिए, अगर आप कोई आंसर राइटिंग लिख रहे हैं और वो राइटिंग सिर्फ आपको समझ में आ रही है, तो ये मान के चलिए कि फिर सामने वाला जिसको पढ़ के आपको नंबर देने हैं, फिर उसके लिए तो यूज़लेस हो जाएगी। फिर आपका कंटेंट कितना भी अच्छा हो, कितना भी बेहतरीन कंटेंट हो, पर उस कंटेंट की क्या वैल्यू जब सामने वाले को वो कंटेंट समझ ही में नहीं आ रहा है कि उसमें लिखा क्या है। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि हम जो भी लिख रहे हैं वो साफ़ सुथरा और पढ़ने में आए, अदरवाइज़ उसका कोई यूज़ नहीं होगा। फिर हमें अगर देखना है तो हमारा जो कॉमा होता है, कॉलन होता है, सेमी कॉलन होता है, फुल स्टॉप होता है, हाइफन होता है, ये सारी चीज़ें जो चिन्ह और सिग्नेचर्स होते हैं वो हमें अपनी राइटिंग में इंक्लूड करना है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमारी राइटिंग स्किल को खूबसूरत बनाती है। तो इसका हमें ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि अगर हमारा आंसर खूबसूरत नहीं दिखेगा तो उसको कोई पढ़ना भी नहीं चाहेगा। जैसा हम जानते हैं, बिज़नेस वर्ल्ड में एक बात बहुत फेमस है, बोली जाती है, जो दिखता है वही बिकता है। तो इन द सेम वे राइटिंग में भी ऐसी ही चीज़ें हमारी अप्लाई होती है। अगर हम देखें, अगर हमारी आंसर राइटिंग खूबसूरत होगी तो उसे पढ़ने के लिए अट्रैक्ट होंगे। तो अपनी आंसर राइटिंग को एक अट्रैक्टिव बनाना है ताकि उसको लोग पढ़ें। तो ये चीज़ होता है हमारी आंसर राइटिंग को खूबसूरत बनाने के लिए, कि हमें अपने आंसर को खूबसूरत बनाना है। तो पहले अपने आंसर में खूबसूरती लानी है, उसके बाद हम कंटेंट पे आएंगे। तो अब हमारा दूसरा जो स्टेप होगा वो हमारा डेडिकेटेड कंटेंट पे होगा, कि हमारा कंटेंट राइटिंग कैसे अच्छा होगा, हम जो भी आंसर दे रहे हैं उसकी राइटिंग कैसे अच्छी होगी। तो चलिए अब हम अपने कंटेंट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अब हम कंटेंट के बारे में अगर बात करें तो पहला चीज़ हमें ये समझ में आना चाहिए, हमसे जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन को पहले हमें समझना है। हमें बहुत ही अच्छे से उस क्वेश्चन को एनालाइज़ करना है, समझना है, ताकि हम उसको बेहतर तरीके से समझ जाएँ कि उस क्वेश्चन में क्या मैटर है, उसमें हमने क्या अपनी व्यूज़, अपने थॉट्स उसको पुट कर सकते हैं उस क्वेश्चन में। तो पहले क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी तो आप अपनी राइटिंग में अपने आंसर को बहुत ही खूबसूरत बना पाओगे, अदरवाइज़ नहीं बना पाएंगे। तो पहली चीज़ ये होती है, अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन वेरी वेल। तो दूसरा स्टेप होता है हमारा कि जब भी आप आंसर राइटिंग की शुरुआत करें तो आप डेफिनेशन से शुरू करें। ये आपको एक अच्छा व्यू देता है। आपने अपनी आंसर राइटिंग में सबसे पहले स्टार्टिंग जो दी है वो डेफिनेशन से दी है।
दूसरी स्टार्टिंग जो होगी, दूसरा स्टेप होगा, या तो आप बुक की कोई लाइन मेंशन कर दीजिए उस क्वेश्चन से रिलेटेड, या तो फिर आप अपने ओन 3-4 लाइन्स उसको मेंशन कर दीजिए। उसके बाद हेडलाइन का इस्तेमाल ज़रूर करिए। आप जो भी मैटर लिख रहे हैं उसका इस्तेमाल हेडलाइन के थ्रू होना चाहिए। देखिए, अगर आप स्कूल में हैं, छोटी क्लास में हैं, तो आप अगर हेडलाइन लिख रहे हैं तो हेडलाइन में आप 2 से 3 लाइन लिख सकते हैं। एक हेडलाइन में आप 2 से 3 लाइन का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप बड़ी क्लास में हैं, आप किसी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये खास ख्याल रखिए कि आप जो भी हेडलाइन लिख रहे हैं उस हेडलाइन में कम से कम एटलीस्ट 5 to 6 लाइन होनी चाहिए, ताकि उस हेडलाइन की जो वैल्यू है वो बढ़ जाए। एक चीज़ हमें बहुत ध्यान रखना है, हमें हर हेडलाइन में जो हम कंटेंट दे रहे हैं, यानी जो लिख रहे हैं, उसमें कोई ना कोई एक हमारा एग्जाम्पल इंक्लूड होना चाहिए। देखिए, एग्जाम्पल जो भी इंक्लूड करेंगे आप, वो साल भर के अंदर का होना चाहिए, यानी कि विदिन 1 ईयर का जो भी एग्जाम्पल आप दे रहे हैं वो करंट होना चाहिए। इससे ये होता है कि आप अपडेटेड हैं। आप सिर्फ आंसर का ही जवाब नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आपको आंसर ही नहीं पता, आप आंसर के साथ लाइव चीज़ से, रियल वर्ल्ड से भी बहुत ही अपडेटेड हैं। दैट्स वाई आप विदिन 1 ईयर का एग्जाम्पल आप अपने आंसर में लेके आए हैं। तो ये एक वैल्यू को बढ़ा देता है। अगर आप 10 साल पुराना एग्जाम्पल देंगे, 5 साल पुराना एग्जाम्पल देंगे, तो वैल्यू तो होगी, पर उतनी वैल्यू नहीं होगी जितनी कि करंट सिनेरियो की होती है। अगर मान लीजिए कोई 1 हफ़्ते पुराना न्यूज़ है, कोई 2 हफ़्ते पुराना न्यूज़ है, या कोई 1 महीने, 6 महीने के अंदर का है, तो उसकी वैल्यू एक अलग होती है, क्योंकि वो एक अपडेटेड वर्जन है। तो ये खास कर आपको ध्यान रखना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेडलाइन पे काम करना है। आपको हेडलाइन ज़्यादा बनानी है, और अपने जो उसके अंदर आप लाइन मेंशन करेंगे वो आप मेंशन कर सकते हैं 5 to 6 लाइन, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो। अदरवाइज़ आप छोटी क्लास में हो तो 2 से 3 लाइन का रख लीजिए, और पर हेडलाइन ज़्यादा रखिए। हेडलाइन ज़्यादा रखने से क्या होता है, आप ज़्यादा मैटर को डिस्कस कर सकते हैं। उससे ये होता है कि जो सामने वाला इंसान जिसको आपकी कॉपी चेक करनी है, उसको ये समझ में आता है कि जिसने लिखा है इस आंसर को, उसको इस आंसर के साथ साथ काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, और इस वजह से उसने कई सारी हेडलाइन को मेंशन किया है। देखिए, दूसरा, हेडलाइन में आप जो जो एग्जाम्पल देंगे, हर एक हेडलाइन का जो एंड होगा वो एग्जाम्पल के साथ होगा। वो एक अच्छी वैल्यू बनाता है आपके कंटेंट को, और ये आपको ज़रूर मेंशन करना है। फिर हम आते हैं अपना दूसरा पॉइंट जो होता है हमारा, कि लास्ट यानी कंक्लूजन। जो भी आंसर की एंडिंग होगी, मतलब आप मान लीजिए आपने पूरा क्वेश्चन का आंसर दे दिया, अब उस आंसर को देने के बाद जो आपकी अंडरस्टैंडिंग रही, आपका जो कंक्लूजन रहा, उसको ज़रूर मेंशन कीजिए। उससे ये सामने वाले को शो होता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने एजुकेशन को सही मायने में समझा है। सिर्फ क्वेश्चन का जवाब देना ही एजुकेशन का मतलब नहीं होता। क्वेश्चन का जवाब देना सही तर्ज पे कि आप उससे क्या समझे हैं। मान लीजिए कोविड-19 वायरस, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे टाइम आज के वक्त में फैला हुआ है, पर उसका सल्यूशन क्या है। जैसे अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूँ, कोविड के आने के टाइम बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस, जो हमारे माइक्रो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, वो डिसॉल्व हो गए, ख़त्म हो गए, क्योंकि उनके पास कोई डिफरेंट आइडिया नहीं थे। पर बहुत सारे बिज़नेस ऐसे भी थे, बहुत सारी आइडेंटिटी ऐसी भी थी, जिन्होंने कोविड के टाइम में मास्क और सैनिटाइज़र बना के सेल करके उन्होंने अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया। तो आपके पास आइडिया क्या है, आप टेक्नोलॉजी के साथ, जनरेशन के साथ कितना कनेक्टेड हैं, दैट्स वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। तभी आप एक बिज़नेस को बढ़िया तरह से ले जा सकेंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि आप आपके एंडिंग में जो आपका आंसर जहाँ पे क्लोज हो रहा है, वहाँ पे आपको अपना कंक्लूजन ज़रूर देना है उस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। बिकॉज आप कंक्लूजन तभी दे पाओगे जब आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होगा, तब आप उस पर अपनी राय दे सकते हो। और ये सारी चीज़ें एक ब्रॉड माइंड को इंडिकेट करती है। और अपने आंसर राइटिंग में ग्राफ का, स्टैटिकल डेटा का, यानी कि जो भी हेडलाइन और जो कंटेंट आप दे रहे हैं, उसमें सिर्फ आपकी लाइनिंग्स नहीं होनी चाहिए, उसमें आपका डेटा होना चाहिए, स्टैटिकल डेटा, उसमें रिपोर्ट हो, उसमें कोई नंबर हो। वो शो करता है, ये सारे वो चीज़ें हैं जिसको मेमोराइज़ करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। और जब ये चीज़ें आंसर राइटिंग में हमारी आती है, तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करती है कि हाँ, सामने वाले को इतना डेटा याद किया, उसने कोई हवाबाजी में बात नहीं करी है, यानी कि उसको ये चीज़ें पता है, डेटा के साथ वो बात कर रहा है। और जब आप डेटा के साथ किसी चीज़ की बात करते हैं तो उसकी एक अलग वैल्यू हो जाती है, और ये आपकी आंसर राइटिंग की वैल्यू को बढ़ा देता है। तो इसको हमें ज़रूर समझना चाहिए और इस पर हमें काम करना चाहिए। अब जैसा कि मैंने कहा था कि वीडियो के अंत में आपको एक बेहतरीन और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताऊँगा, तो उसके लिए मैं आपको अब इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो क्या है वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो कृपया उसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, और वो बहुत ही काम कराएगी आपकी। मान लीजिए जब भी कोई आप आंसर लिखते हैं, तो आपको अपना ब्रॉड माइंड कैसे शो करना है, उसके कुछ तरीके होते हैं। कि जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन हमारा जोग्राफिकली कैसे
इफ़ेक्टेड हो रहा है या कैसे उसका असर डालता है, पॉलिटिकल क्या रिलेशन होगा, फैमिली रिलेशन से इसके क्या होंगे, फैमिली पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सोसाइटी में इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, हमारा इनकम पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जॉब पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे श्रमिक वर्ग यानी कि जो लेबर डिपार्टमेंट है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो अगर किसी भी आंसर की राइटिंग देश और दुनिया के मुद्दों को ध्यान में रख के लिखी जाएगी तो उस आंसर राइटिंग की एक अपनी वैल्यू होगी, और उसके बदौलत जो सामने वाला इंसान है, जो उस आंसर को जांचने वाला है, उसको समझ में आ जाएगा कि जिसने आंसर ने दिया है, जिस इंसान ने इस आंसर को लिखा है, वो एक ब्रॉड माइंडेड पर्सन है। वो इस प्रॉब्लम को कई सिनेरियो से जोड़ करके उसको देख रहा है और उसको लिखने की कोशिश कर रहा है। अब अगर आप सिविल सर्विसेज में होंगे तो ये टेक्निक आपके लिए बहुत ही कामगर होगी। ये सारी चीज़ें पेड होती हैं, बट यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको ये फ्री में पहुँचा रहा हूँ, ताकि आपको ये आंसर राइटिंग की टेक्निक से आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आपको हेल्प मिल सके। इसी टेक्निक के बदौलत मैंने लिटरेचर वर्क में काफ़ी अच्छा प्लेस भी हासिल किया है। मैंने कंपटीशन फर्स्ट प्राइज़ जीता है। 60% मार्क्स मेरे आते थे, बट इसी कंटेंट की वजह से, इस राइटिंग स्किल की वजह से मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया, 91% तक मैं पहुंचा, और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई मेरी राइटिंग स्किल्स में। एक लेखक होने के नाते मैं आपको ये आंसर राइटिंग की चीज़ें और स्किल बता रहा हूँ, ताकि उस चीज़ों से आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, अपने स्कूल के एग्ज़ाम में, यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म कर सकें और एक अच्छा ग्रेड और अच्छा मार्क्स ला सकें। तो ये था हमारा ओवरऑल आज की क्लास का, जो हमने आंसर राइटिंग पे आपको बताया। और आप ये सारे पॉइंट एक बार अप्लाई करके देखिएगा, क्योंकि अगर आप सिविल सर्विसेज में हैं तो सिविल सर्विस में होने के बाद में आपको एक मॉक टेस्ट मिलता होगा, जिसमें आप अपनी आंसर राइटिंग को आप अपने सीनियर या अपने जो आपके टीचर हैं उनके पास पहुंचाते हैं, और वो चेक करके बताते हैं कि सर आपकी आंसर राइटिंग कितनी परफेक्ट है और कितनी नहीं। तो एक बार आप चाहें तो उसको ट्राई करिएगा, और अगर ट्राई करने पर आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मुझे अपने इस कंटेंट पे और इस स्ट्रक्चर पे पूरा यकीन है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर एक आंसर राइटिंग को एक बेहतरीन और खूबसूरत नज़रिया देता है। क्योंकि जहाँ पे भी आप आंसर राइटिंग लिखते होंगे तो बहुत सारे लोग डिटेल में लिख देते हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखते चले जाते हैं, बट उसमें ना कोई डेटा होता है, ना कोई ग्राफ होता है, ना कोई रियल टाइम का एग्जाम्पल होता है। तो वो एक जनरल राइटिंग हो जाती है, और हमारी राइटिंग तभी यूनिक होगी जब वो जनरल राइटिंग ना हो, वो एक क्वालिटेटिव राइटिंग हो। तो अगर किसी ने 30 पेजेस लिखे उसकी क्वालिटेटिव राइटिंग है, और किसी ने 60 पेजेस लिखे पर उसकी क्वालिटेटिव राइटिंग नहीं है, तो ये मान के चलिएगा उसके 60 पेजेस कम पड़ जाएंगे और आपके 30 पेजेस इनफ हो जाएंगे और आपको एक बेहतरीन स्कोर मिलेगा। तो थैंक यू, और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो हमारी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आपके सपोर्ट और आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारा नया चैनल है। अगर आप सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो हमें आपके सपोर्ट और आपके सब्सक्राइब और शेयर से हमें एक अलग मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम एक अच्छी और भी इसी तरह के वीडियोस लाते रहें। हमारा चैनल स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशनल फील्ड से रिलेटेड रहता है, जिसमें आपको जॉब्स के और इंटरव्यू के टेक्निक्स, स्किल टेक्निक्स, राइटिंग, ईमेल राइटिंग और बहुत सारी चीज़ों से जुड़े हुए आपको अपडेट्स मिलते हैं। तो हमारे चैनल पे बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी कोई भी अपडेट जो हमारे चैनल पे नहीं आती है, जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं, वो आपसे मिस ना हो। तो अपना प्यार बनाए रखें, अपना प्यार सब्सक्राइब करके हमें दें, ताकि हमें उससे मोटिवेशन मिले और हम और भी अच्छा काम करते रहें। तो थैंक यू सो मच आपके समय के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया।